दोस्तों हाल ही में मैंने वाइफ ऑफ रमेश नाम की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी है जिसे डायरेक्ट किया है विजय यलाकांती जी ने। IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.1 आउट ऑफ 10 और आप इस फिल्म को YouTube पर भी देख सकते हो। इस कहानी में एक महिला के पति की हत्या हो जाती है और इस घटना में उसका बच्चा भी मर जाता है। पुलिस भी इस केस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस केस को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो यह पत्नी खुद ही अपने पति के कातिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेट करती है तो बहुत ही शॉकिंग राज उसके सामने आते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। ये कहानी बहुत ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है और एंडिंग का ट्विस्ट देखकर आपका दिमाग फट जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी महिला से कहता है कि आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। वो महिला उसे कहती है कि मरने से मुझे डर नहीं लगता, पहले भी एक बार मौत को चकमा दे चुकी हूँ। और तभी वो आदमी उसके ऊपर गन से शूट कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद हमें 15 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुई एक महिला को लाया जाता है। इस महिला का नाम है दिशा। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में लग रही थी और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इसी हॉस्पिटल में हम पुलिस ऑफिसर चिट्टी को देखते हैं जो कि इस केस की जानकारी ले रहा होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि कोई मैरिड कपल लगता है, पति की तो मौत हो चुकी है और ये महिला प्रेग्नेंट थी। पेट के बल पर गिरने की वजह से इसका बच्चा नहीं रहा, उसे हमने सी सेक्शन के थ्रू निकाल दिया है और इस हादसे में सिर्फ ये महिला ही बची है। अब ये सब कुछ सुनकर चिट्टू को उस परिवार के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे उस महिला का स्टेटमेंट लेना है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि अभी नहीं, अभी उसे रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप कल सुबह आ जाइएगा। अब उसके बाद हम सुबह देखते हैं दिशा को होश आता है। यहाँ हॉस्पिटल में उसकी माँ उसे मिलने के लिए आती है। दिशा अपनी माँ से पूछती है कि मेरा पति और बच्चा कहाँ है, वो दोनों ठीक तो है ना माँ, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। लेकिन अब उसकी माँ रोते हुए उसे बताती है कि बेटा खुद को संभालो, तुम्हारा पति और बच्चा इस दुनिया से जा चुके हैं। और ये बात सुनकर दिशा को बहुत बड़ा सदमा लगता है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। खैर अब उसके बाद हमें बैंकॉक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का अपने एक आदमी से कॉल करके कहता है कि अब वहाँ का मामला कैसा है। वो आदमी कहता है सर मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, प्लीज आप कुछ दिन यहाँ पर कॉल मत कीजिएगा। अब यहाँ इस तरफ हम हॉस्पिटल में एसआई सत्यम को देखते हैं और ये एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। वो दिशा के पास आकर पूछताछ करने लगता है। वो उसे कहता है कि वहाँ पर सेल्फी लेने की क्या जरूरत थी। फिर वो अपने लोगों से कहता है कि वहाँ पर सेल्फी ना लेने का एक बोर्ड लगा दो, जिस पर दिशा कहती है सर हम वहाँ पर सेल्फी नहीं ले रहे थे, ये कोई हादसा नहीं है बल्कि मेरे पति का किसी ने मर्डर किया है। सत्यम पूछता है कि किसने आपके पति को मारा है। दिशा कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस आदमी ने अपना चेहरा ढका हुआ था और हुडी पहनी हुई थी। उस दिन हम रिसोर्ट से घर आ रहे थे, वहाँ एक जगह पर हमने अपनी गाड़ी रोकी और वहाँ का व्यू देखने लगे। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आया और उसने मेरे पति के ऊपर हमला कर दिया। तब मैंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने मुझे धक्का दिया और मेरे फोन को खाई में फेंक दिया और उसके बाद उसने मेरे पति रमेश को खाई में ढकेल दिया। अब दोस्तों तभी उस रूम में खड़ा एक लड़का कहता है कि हाँ सर, मैंने भी वहाँ पर एक लड़के को बहुत ही तेजी से कार भगाते हुए देखा था। सत्यम मुझसे पूछता है कि अच्छा तो वो कार कौन से कलर की थी और उसका नंबर क्या था। वो लड़का कहता है कि सर अंधेरा होने की वजह से मैं नंबर नहीं देख पाया और कार का कलर क्या था ये भी अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया, काला था या फिर नीला था कुछ पता नहीं। फिर ऑफिसर सत्यम उस एरिया का रास्ता ड्रॉ करने लगता है ताकि सिचुएशन को समझा जा सके। लेकिन तभी दिशा उसे कहती है कि सर वो वन वे था। फिर सत्यम उस लड़के से पूछता है कि अगर वो वन वे था तो तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। वो लड़का बताता है कि सर मेरी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया था तो मैं वहीं पर कहीं आसपास ढूंढ रहा था कि क्या मुझे कहीं डीजल मिल सकता है या नहीं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ऑफिसर सत्यम दिशा से कहता है कि ठीक है मैडम, हम आपके पति के कातिल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और बेचारी दिशा रोने लगती है। जाते जाते पुलिस ऑफिसर सत्यम चिट्टी से कहता है कि कौन ऐसे केस में फंसेगा जो सुनसान जगह पर हुआ हो। कुछ नहीं, थोड़े दिन के अंदर इस केस को बंद कर देंगे। और ये बात दिशा भी सुन लेती है। अब दोस्तों उसके अगले दिन दिशा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो हॉस्पिटल से अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद उसे हर जगह पर अपने पति की यादें ही दिखाई देती है, मतलब कि घर के हर जगह पर उसे अपने पति ही याद आ रहा था। तभी वो रोते हुए अपनी स्कूटी लेकर बाहर निकलती है। वो एक एनजीओ में आती है जहाँ पर वो काम करती है। वहाँ पर मौजूद एक मैडम को अपने बारे में बताती है और कुछ दिन की छुट्टी मांगती है। दरअसल ये एनजीओ के साथ साथ एक कोचिंग सेंटर भी होता है। अब वहाँ से कुछ पुलिस वाले जा रहे होते हैं तो उन्हें देखकर दिशा मैडम से पूछती है कि ये पुलिस वाले यहाँ पर क्या कर रहे थे।
तो मैडम बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड स्नेहा के हथियारों का पता चल गया है। काम करने वाले कुछ मजदूरों ने उसे मार डाला था। उसके बारे में ही बताने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। खैर, अब वहाँ से दिशा अपने घर पर आ जाती है और दुखी होकर सो जाती है। लेकिन तभी उसे अपने पति का सपना आता है और वो जग जाती है। तब तक यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और वो तुरंत ही ऑफिसर सत्यम को कॉल करके अपने पति के केस के बारे में पूछती है। ऑफिसर सत्यम उसे कहता है कि अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है, कुछ जानकारी मिलती है तो हम आपको बता देंगे। ऐसा कहकर वो तुरंत ही फोन को कट कर देता है और दिशा उससे कुछ ज्यादा जानकारी पूछ भी नहीं पाती। इसीलिए वो थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां पर एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। उसका पति बहुत ज्यादा नशा करता था, तो कांस्टेबल उसे कहता है कि अब ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारे जेब में ड्रग्स का पैकेट रखकर तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। आइंदा तुम्हारी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, चलो अब जाओ यहाँ से। अब उन दोनों के चले जाने के बाद दिशा उस कांस्टेबल से पूछती है कि ऑफिसर सत्यम आ गए हैं क्या। कांस्टेबल कहता है कि सर अभी तक नहीं आए हैं और कब तक आएंगे ये पता नहीं। आपको क्या काम है आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा। लेकिन दिशा कहती है कि नहीं रहने दीजिए, मैं यहाँ पर इंतजार करती हूँ। अब वहां पर बैठे बैठे दिशा को बहुत ज्यादा देर हो जाती है और ऑफिसर सत्यम दोपहर के बाद आता है। वो दिशा को यहाँ पर देखकर उसे कहता है कि मैडम, मैंने आपको पहले ही कहा था ना, आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ भी पता चलता है तो हम आपको बता देंगे। दिशा कहती है कि सर, मेरे पति को मरे हुए 8 दिन हो चुके हैं और अभी तक आपने कुछ भी सुराग नहीं ढूंढा है। ऑफिसर सत्यम उसे कहता है कि मैडम, इस थाने में करीब करीब 15,000 केस पड़े हैं और इस पुलिस स्टेशन में ऑफिसर कम है, तो आप ही बताइए केस सॉल्व करने में हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो दिशा उससे पूछती है कि टाइम लगेगा, लेकिन कितना वक्त लगेगा। तो सत्यम हंसते हुए कहता है कि पता नहीं मैडम, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल। इस तरह से वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और दिशा वहाँ से बहुत ज्यादा निराश होकर अपने घर पर आ जाती है। अब उसे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। पर अब वो यहाँ पर इस केस को खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है। वो इस घटना के सारे पॉइंट दीवार पर लिख देती है, मतलब कि यह हादसा कब हुआ था, ये लोग कहाँ गए थे, उसकी डेट क्या थी, टाइमिंग क्या थी। उसे जितना पता था वो सारी जानकारी दीवार पर लिख देती है। उसके बाद वो अपनी स्कूटी लेकर एक मोबाइल के शॉप पर जाती है। वहां पर काम करने वाले लड़के को वो अपने पति के नाम का एक सिम कार्ड देने के लिए कहती है। वो लड़का कहता है कि मैडम, हम मरे हुए इंसान के नाम पर कार्ड नहीं दे सकते, इसके बारे में अगर किसी को पता चल गया तो हमारा लाइसेंस भी जा सकता है। लेकिन दिशा उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज आप कुछ रास्ता दिखाइए। फिर वो उसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी देती है और वो लड़का ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे कहता है कि 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा। अब उसके बाद दिशा ये घटना जहाँ पर हुई थी वहां पर छानबीन करने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर उससे कोई भी सुराग नहीं मिलता। तभी उसे वहां से थोड़ी दूरी पर एक रिसोर्ट दिखाई देता है और वहां के एक रूम के विंडो से यहाँ पर क्या हुआ था वो दिखाई दे सकता था। इसलिए वो इसके बारे में पूछताछ करने के लिए उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है। वहां पर जाकर वो उस रूम के बारे में पूछती है, लेकिन वहां पर काम करने वाला आदमी उसे कहता है कि मैडम, वो रूम तो आपको नहीं मिल सकता, वहां पर पिछले हफ्ते से ही एक आदमी रह रहा है। अब दिशा वहां से जाने का नाटक करती है, लेकिन वो पिछले रास्ते से छुपते छुपाते हुए होटल के अंदर घुस जाती है। वो उस रूम को ढूंढती है और दरवाजा खटखटाने पर एक आदमी दरवाजा ओपन करता है। दिशा उस आदमी से कहती है कि सर, मुझे यहाँ की विंडो से व्यू देखना है। मैंने यहाँ पर काम करने वाले आदमी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप रह रहे हो। तो वो आदमी ठीक है ऐसा कहकर उसे अंदर आने देता है। फिर दिशा उस विंडो से देखने लगती है और उस आदमी से पूछती है कि आप तो यहाँ पर पिछले हफ्ते से रह रहे हो ना, तो यहाँ पर हुई दुर्घटना के बारे में क्या आपने देखा था। वो आदमी उसे पेपर दिखाते हुए कहता है कि क्या ये वही घटना है। दिशा कहती है कि हाँ, इस हादसे में मेरे पति की मौत हो गई और उसी कातिल को मैं ढूंढ रही हूँ। वो आदमी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दिशा उसे कहती है कि उस आदमी ने मेरे पति के ऊपर हमला किया था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उसने हुडी पहनी थी। और इतना बताकर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन दोस्तों, तभी हम उस आदमी के कमरे में एक हुडी को देख पाते हैं। अब उसके बाद दिशा वहां से जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। वो उसे पूछती है कि क्या इस एरिया में कहीं पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। वो आदमी बताता है कि नहीं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास कहाँ होंगे, वो तो शहर में होते हैं। अब उसके बाद दिशा घर पर आ जाती है। वो अपने पति रमेश के सारे अकाउंट ओपन करती है और उसमें कुछ सस्पिशियस दिखाई देता है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगती है। वो अपने पति के फेसबुक अकाउंट से उसके सारे फ्रेंड के नंबर निकालती है और उन्हें एक एक करके कॉल करके अपने पति के बारे में पूछती है कि तुम्हारे रमेश के साथ लास्ट कॉल पर क्या बात हुई थी। वो अपने पति के ऑफिस वाले दोस्तों को भी कॉल करके पूछती है कि क्या कुछ दिन पहले रमेश के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए थे, क्या वो घबराया हुआ लग रहा था, उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था। लेकिन ये सब कुछ पूछने के बाद भी उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाती जिससे कि उसे आगे के इन्वेस्टिगेशन की दिशा मिल सके।
अब दिशा को क्या करूं ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब सुबह उठने के बाद उसे अपने पति के जेब में एक बिल मिलता है और उस रिसिप्ट पर 22 तारीख और 7:30 बजे का टाइम लिखा हुआ था। उसके बाद वो फिर से पुलिस स्टेशन जाती है और फिर से अपने पति के बारे में पूछती है। तो ऑफिसर सत्यम गुस्से में आकर उसे कहता है कि मैडम अब यहीं से आपका केस चिट्ठी देखेगा। चिट्ठी उसे कहता है कि मैडम अभी तक हमें कुछ सुराग नहीं मिला है। तो दिशा निराश होकर वहां से चली जाती है। अब घर पर आने के बाद उसे उस बिल के बारे में याद आता है। तो वो उस बिल का पता करती है और उसे ढूंढने में लग जाती है, जहाँ पर उसे आरके नगर में ग्रीन चिली नाम के एक होटल के बारे में पता चलता है। वो तुरंत वहां पर पहुंचती है छानबीन करने के लिए। लेकिन तभी वहां पर एक लड़का आता है और उसे कहता है कि मैडम पिछले हफ्ते यहाँ पर रेड पड़ी थी, इसलिए आपको यहाँ पर कोई माल नहीं मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं आपको माल दिला सकता हूँ। बताइए आपको कौन सा ड्रग्स चाहिए। दिशा उसे कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी दिशा को सिम कार्ड वाले का कॉल आता है कि आपका सिम रेडी हो चुका है, आप ले जाइए। तभी वहां पर मौजूद वो लड़का दिशा के फोन पर उसके पति का फोटो देखकर उसे कहता है कि मैडम इन्हें तो मैं जानता हूँ, ये और इनके दोस्त यहाँ पर कोकेन लेने के लिए आते थे। अब ये बात सुनकर दिशा तो शॉक रह जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। वो लड़का कहता है कि हाँ मैडम, उस दिन ये लोग एक क्लब से आए थे। उनके हाथ पर मैंने एक क्लब का निशान देखा था। तो उस निशान के बारे में पूछताछ करने पर दिशा को एक क्लब के बारे में पता चलता है। तो उसी रात वो उस क्लब में पहुंच जाती है। अब दरअसल दोस्तों दिशा को 22 तारीख का सीसीटीवी फुटेज देखना था, लेकिन सीधी तरीके से तो उसे ये फुटेज देखने को नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ पर एक प्लान बनाती है। पहले तो वो उस रेस्टोरेंट के मालिक रॉकी का नंबर ढूंढती है और अपने फोन में सेव कर लेती है। फिर वहाँ के मैनेजर के पास जाकर उसे कहती है कि मैं रॉकी की गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे कुछ दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज देखना है। अब मैनेजर उसे पहले तो मना करने लगता है, लेकिन वो उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि ये मुझे छेड़ रहा था और वो उसे धमकी भी देती है कि मैं ये बात रॉकी को बताऊंगी। तो यहाँ पर हंगामा खड़ा ना हो और मैनेजर डर जाने की वजह से वो उसे फुटेज दिखाने के लिए राजी हो जाता है। अब सीसीटीवी फुटेज देखने पर यह बात पता चलती है कि दिशा का पति रमेश और रॉकी वहां पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनमें कुछ झगड़ा हो गया और रॉकी वहां से उठकर चला गया। तो उनके पास में एक वेटर खड़ा था। दिशा कहती है कि मुझे इस वेटर से मिलना है। तो तभी वहां पर एक आदमी ये सब कुछ देख लेता है और वह तुरंत ही रॉकी के मैनेजर को कॉल करके ये सब कुछ बता देता है कि एक लड़की यहाँ पर आकर रॉकी सर के बारे में पूछताछ कर रही है और 22 तारीख को क्या हुआ था ये भी पता करने की कोशिश कर रही है। मैनेजर उस आदमी से कहता है कि तुम उस लड़की को तुरंत ही मेरे पास लेकर आओ। अब यहाँ पर दिशा उस वेटर से पूछताछ करती है तो वो उसे बताता है कि मैडम वो दोनों तो यहाँ पर अक्सर आया करते थे। रॉकी साहब की तो एक ब्लू कलर की कार है और वो बैंकॉक में रहते हैं। 2 महीने में एक बार यहाँ पर आते रहते हैं। अगर उनके बारे में आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको इस लड़की से मिलना होगा। उसके बाद दिशा उस लड़की के पास पहुंचती है और ये लड़की एक एस्कॉर्ट होती है। दिशा उस लड़की को जख्मी करती है और धमकाती है कि अगर तुम मुझे रॉकी के बारे में सब कुछ सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब वो लड़की घबरा जाती है और रॉकी के बारे में सब कुछ बता देती है, मतलब कि जितना वो जानती थी। अब उसके बाद दिशा रात को घर पर लौट रही थी तो तभी वो आदमी उसका पकड़ने के लिए पीछा करता है, लेकिन दिशा उसके आंखों में स्प्रे मारकर उसकी गाड़ी की हवा निकाल देती है और वहां से भाग जाती है। यहाँ पर वो आदमी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था। उसके बाद दिशा जब घर पर लौटती है तो वो लड़का वहां पर आकर उसे सिम कार्ड दे देता है। फिर वो उस नंबर से अपने पति के व्हाट्सएप बैकअप को रिकवर करती है और उन व्हाट्सएप चैट के जरिए उसे रॉकी के मैसेजेस के बारे में पता चलता है कि रॉकी यहाँ पर 21 तारीख को आया होगा, 22 तारीख को उसने मर्डर किया और 23 तारीख को वो यहाँ से चला गया। अब उसके बाद दिशा तुरंत ही चिट्टी को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है और वो उसे सब कुछ बता देती है कि मैंने इतनी इतनी इन्वेस्टिगेशन की है जिससे कि मुझे ये पता चला है कि मेरे पति का मर्डर रॉकी नाम के एक लड़के ने किया है और ये रॉकी बैंकॉक में रहता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसका मेरे पति के साथ झगड़ा हुआ था। मुझे शक है कि उसने मेरे पति को मारा होगा। अब हमें उसके बारे में छानबीन करनी चाहिए, उसकी गाड़ी को चेक करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर चिट्टी इतनी सारी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन देखकर वो तो हक्का बक्का ही रह जाता है। मन में सोचने लगता है कि इस मैडम को तो पुलिस में होना चाहिए था। खैर अब वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चिट्टी दिशा से कहता है कि मैडम पहले हमें ये बात कंफर्म करनी होगी कि रॉकी ने आपके पति के ऊपर हमला किया था या नहीं। हमें रॉकी का डीएनए सैंपल चाहिए होगा, मतलब कि उसका कोई भी फिंगरप्रिंट्स, उसके कुछ बाल, ऐसा अगर कुछ हमें मिलता है तो हम उस सबूत को उस घटना स्थल पर मिले हुए डीएनए से मैच करके ये कंफर्म कर सकते हैं। अगर वहां पर गिरा हुआ आपका मोबाइल मिल जाए तो उसके ऊपर रॉकी के फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। उन दोनों डीएनए को मैच करके हम एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। दिशा कहती है कि हाँ मैं वहां पर गई थी लेकिन मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिला। मैं एक बार फिर से वहां पर जाकर देखती हूँ, लेकिन हमारे पास रॉकी के घर का एड्रेस तो है ना, हमें वहां पर जाकर तलाशी लेनी चाहिए। लेकिन चिट्टी कहता है कि हमारे पास सर्च वारंट नहीं है।
आपने कहा था ना कि उस एरिया में कार कहीं पर टकराई थी, तो उस पहाड़ी इलाके की लाल मिट्टी उस टायर के अंदर धंस गई होगी। अगर वैसा कुछ सबूत हमें मिल जाए तो हम उसके खिलाफ सर्च वारंट निकाल सकते हैं। इसलिए अब ये दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। यहाँ से दिशा फिर से उस पहाड़ी वाले इलाके में आती है अपना मोबाइल ढूंढने के लिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली दिशा को उसका मोबाइल मिल ही जाता है। फिर उसके बाद जब वो अपने घर पर लौटती है तो उसके घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। घर के अंदर जाकर देखने पर वहां पर किसी ने बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचाई हुई थी। ये सब कुछ देखकर दिशा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो कुछ आदमियों को बुलाकर घर का सामान फिर से ठीक करवाती है। तब तक यहाँ पर चिट्ठी भी आ चुका था। तभी वो उस मोबाइल को देखता है और उसे पता चलता है कि इस मोबाइल के ऊपर तो कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मतलब कि इतने दिनों से वहां पर पड़े होने की वजह से सारे फिंगरप्रिंट्स मिट चुके थे। अब उसके बाद ये दोनों रॉकी के एड्रेस पर चले जाते हैं। चिट्टी वहां की सोसाइटी के अंदर जाकर रॉकी की नीली कार को चेक करता है, तो वहां पर उसे ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। अब वहां से जाते वक्त चिट्टी दिशा से कहता है कि मैडम, मैं एक दिन के लिए शहर में नहीं हूँ, मेरी सगाई है ना, तो मैं वहां पर जा रहा हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। तो दिशा उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और मैं अपना ध्यान रखूंगी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अब उसी रात वो अपने एक फ्रेंड के फंक्शन पर आती है। लेकिन दोस्तों, यह रात के समय कोई अनजान आदमी आकर पीछे से दिशा के ऊपर जानलेवा हमला करता है। दिशा जख्मी होकर नीचे गिरती है और वहां पर बाकी के लोग आकर उसे संभालते हैं और वो लड़का वहां से तुरंत ही भाग जाता है। अब वहां पर मौजूद लोग दिशा को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो यहाँ हॉस्पिटल में एसआई सत्यम फिर से आता है और पूछताछ करने लगता है। तो अब दिशा इससे भी सब कुछ सच सच बता देती है। दिशा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को पता चल गया है कि मैं इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और मुझे कातिल का पता चल चुका है। उसका नाम है रॉकी। उसी आदमी ने मेरे पति को मार डाला है। जिस पर एसआई सत्यम कहता है कि लेकिन मैडम, हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। दिशा उसे बताती है कि सर, आप उसके घर पर जाकर उसके कपड़ों को चेक कीजिए। उसके हुडी पर आपको मेरे हाथों के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। उसकी गाड़ी का टायर चेक कीजिए, वहां पर आपको उस पहाड़ी इलाके की मिट्टी लगी हुई मिलेगी। क्या इतने सबूत काफी है? ऐसा सत्यम कहता है कि ठीक है मैडम, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं चाय पी कर आता हूँ। फिर वो ये सारे सबूतों की जांच पड़ताल करता है और ये सब कुछ सच देखने के बाद ऐसा सत्यम बाहर आकर रॉकी के पिताजी को कॉल करता है और यहाँ पर हमें कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है। मतलब कि इस घटना के अंदर ऐसा सत्यम भी शामिल था। वो रॉकी के पिताजी को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी वजह से दिशा नाम की एक औरत का पति मर चुका है और उसके पास तुम्हारे बेटे के खिलाफ ठोस सबूत भी है। अब बोलो, उसका क्या करना है? रॉकी का पिता कहता है कि मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दे दूंगा। तुम उस लड़की को 10 लाख रुपए दे दो और ये मामला रफा दफा कर दो। और अगर वो लड़की पैसों से भी नहीं मानती है तो उसे खत्म कर दो। तो ऐसा सत्यम दिशा के पास आकर उसे कहता है कि मैडम, अभी अभी मैंने पूछताछ की है, तो रॉकी का ये कहना है कि आपके पति ने रॉकी से 50 लाख रुपए उधार के तौर पर लिए थे और इसी सिलसिले में उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। दिशा कहती है कि नहीं, लेकिन मेरे पति ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। ऐसा सत्यम कहता है कि लेकिन ये बात सच है मैडम। तो देखिए मैडम, अगर ये केस फिर से ओपन होगा तो आपके पति ने लिए हुए 50 लाख रुपए आपको फिर से वापस लौटाने होंगे और उसके बाद ही हम रॉकी के खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो रॉकी आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। आप ये केस यहीं पर खत्म कर दीजिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद दिशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो ऐसा सत्यम से कहती है कि ठीक है ऑफिसर, ये मामला कोर्ट में जाने दीजिए। अब मैं इस केस से नहीं डरती, लेकिन अगर रॉकी ये मामला निपटाना चाहता है तो उसे मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। उसके साथ एक मुलाकात करने के बाद ही मैं इस केस को पीछे लूंगी। तो ऐसा सत्यम कहता है कि ठीक है, मैं आप दोनों के मिलने का इंतजाम करता हूँ और वो रॉकी को कॉल करके उन दोनों की मीटिंग फिक्स करवाता है। अब उसके अगले दिन दिशा रॉकी से मिलने के लिए जा रही थी कि तभी वहां पर ऑफिसर चिट्टी आता है। तो वो दिशा से कहता है कि मैडम, जब मैंने उस फोन को देखा था तो उसके ऊपर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। मैंने उस कार को भी देखा तो उसके ऊपर कोई भी मिट्टी नहीं थी। तो अचानक ये सारे सबूत कैसे पैदा हो गए? जहां पर दिशा उसे जूस पीने के लिए देती है और कहती है कि इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि रॉकी ने ही मेरे पति को मारा है। अब मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ और आज मैं मेरा सारा हिसाब चुकता कर दूंगी। लेकिन चिट्टी कहता है कि मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा, क्योंकि वो सारे सबूत नकली है। वो सारे सबूत आपने वहां पर जाकर रखे थे। तो दिशा कहती है कि हाँ, वो सारे सबूत मैंने ही रखे थे रॉकी को फंसाने के लिए। अब अगर पुलिस से हमें कुछ मदद ना मिले तो खुद की लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ती है और अब तुम भी मुझे रोक नहीं सकते। तभी हम देखते हैं कि चिट्टी को वहां पर नींद आने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसने जो जूस पिया था उसके अंदर दिशा ने नींद की दवाइयां मिला दी थी।
तो चिट्टी वहाँ पर सो जाता है और दिशा वहाँ से निकल जाती है और वो वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर रॉकी मौजूद होता है। ऐसा है सत्यम दिशा की चेकिंग करता है और उसे अंदर भेजता है उन दोनों को बातचीत करने के लिए। अंदर जाने के बाद रॉकी उसे कहता है कि दिशा, तुम 22 तारीख के बारे में क्या जानती हो? क्या तुम्हें हमारे ड्रग्स के धंधे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है? और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दिशा उसे कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे किसी भी गैर कानूनी धंधे के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन तुमने जो गलत काम किया है उसकी सजा देने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर फंसाया है। तुम्हें मेरी फ्रेंड स्नेहा तो याद होगी, उसका बलात्कार करके तुमने उसे मार डाला और कुछ मजदूर लोगों को पैसे देकर ये जुर्म उनके नाम पर डाल दिया। उन्हें इस केस में फंसाकर खुद बैंकॉक चले गए, लेकिन आज तुम यहाँ पर आ चुके हो। मैं तुम्हें मौत की सजा देकर ही रहूंगी। तो रॉकी हंसने लगता है और उसे एक शॉकिंग बात बताता है। कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये काम मैंने अकेले में नहीं किया है। इस काम में तुम्हारा पति रमेश भी शामिल था। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ दिन पहले स्नेहा अपने बस स्टॉप से बस का इंतजार कर रही थी। तभी रॉकी और रमेश वहाँ से गुजर रहे थे। अब रमेश दिशा का पति होने की वजह से वो स्नेहा को जानता था। तो रमेश स्नेहा के सामने गाड़ी रोककर उसे कहता है कि स्नेहा, तुम्हें बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मेरी कार में बैठो। अब यहाँ पर पहले तो स्नेहा उन्हें मना कर देती है, लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। लेकिन दोस्तों, उन दोनों की नीयत बहुत ज्यादा खराब थी। ये दोनों स्नेहा को एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। इसी घटना में स्नेहा की मौत हो जाती है। तो रॉकी दिशा से पूछता है कि अब ये बात पता चलने के बाद अगर तुम्हारा पति मरा नहीं होता तो क्या तुम अपने पति को भी सजा देती? और दोस्तों, यहाँ पर आता है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दिशा कहती है कि मैंने ही अपने पति को मार डाला है। जी हाँ दोस्तों। और अब दिशा रॉकी से कहती है कि अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों, जब दिशा और उसका पति रमेश रिसोर्ट से घर पर आ रहे थे तो वो एक जगह पर व्यू देखने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर इन दोनों की बातचीत हो रही थी और तभी दिशा को अपने फोन में स्नेहा का वीडियो आता है। मतलब कि दोस्तों, रॉकी और रमेश ने स्नेहा के साथ वो गलत घटना कल ही की थी। और जब दिशा स्नेहा का वीडियो देखती है, मतलब कि जब स्नेहा उन दोनों से बचकर जंगल से भाग रही थी, तो उसने अपना वीडियो बनाकर दिशा को सेंड किया था। लेकिन वहां पर नेटवर्क कम होने की वजह से वो वीडियो कल नहीं आज पहुंचता है। अब उस वीडियो को देखने के बाद दिशा को अपने पति की सारी सच्चाई पता चलती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। अपने पति को डांटने लगती है, मारने लगती है। रमेश उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ मुझसे गलती से हो गया, ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन दिशा अपने पति के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए फोन करने लगती है। तभी रमेश उसका फोन खींचकर नीचे फेंक देता है और उसे ऐसा करने से मना करने लगता है। लेकिन दोस्तों, इस हाथापाई में उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों ही एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, जिस वजह से रमेश खाई में गिर जाता है और मर जाता है। और दिशा के पेट के बल पर गिरने की वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई थी। और दोस्तों, यहाँ पर हमने जितने भी लोग देखे थे, मतलब कि उस हॉस्पिटल में जो लड़का गवाही दे रहा था, वो लड़का दिशा का ही आदमी था। दिशा ने अपने घर पर तोड़फोड़ खुद ही की थी ताकि पुलिस को उसके ऊपर शक ना हो। और दिशा के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था वो उसने खुद ही अपने ऊपर करवाया था ताकि वो रॉकी को बैंकॉक से यहाँ पर बुला सके। और दोस्तों, तभी हम यहाँ पर वो सीन देखते हैं जिससे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पर रॉकी दिशा से कहता है कि अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इतने में ही दिशा गन से रॉकी को शूट करके मार डालती है, क्योंकि जब एसआई सत्यम उसकी चेकिंग कर रहा था तब दिशा ने एसआई सत्यम की ही गन चुरा ली थी और अपने पास रख ली थी। जैसे ही रॉकी ने दिशा के ऊपर हमला किया, मतलब कि उसे शूट किया, जो गोली उसके कंधे पर लगती है, तो उसके बाद तुरंत दिशा रॉकी के सर पर शूट करके उसे मार डालती है। तभी यहाँ पर गोली की आवाज सुनकर एसआई सत्यम अंदर आ जाता है और दिशा को मारने की कोशिश करता है। लेकिन दिशा अपने नुकीली अंगूठी से एसआई सत्यम के गले पर वार करती है और उसे अभी मार डालती है। उसके बाद वहाँ पर ऑफिसर चिट्टी पहुँचता है, लेकिन अब वो दिशा को गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि दिशा ने ये सब कुछ क्यों किया है, ताकि वो अपने फ्रेंड स्नेहा की मौत का बदला लेना चाहती थी। और चिट्टी रॉकी के मर्डर का इल्जाम एसआई सत्यम के ऊपर डाल देता है और ये केस क्लोज कर देता है। इस तरह से दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।